नमस्कार। आज हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। हमारा वैदिक गणित टॉपिक पूरा हो चुका है। 10वीं क्लास में दूसरा टॉपिक है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब देखो दूसरी प्रश्नावली में आपको दो प्रमेय दिए हैं, अब उनको पढ़ते हैं। आज आपकी पहली प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, पहले ये हमारे पास। अब पहली बात इसको देखते हैं होता क्या है। नाम दे विभाजन, किसकी बात हो रही है? भाग की, एक भाग के रूप की बात हो रही है। जैसे आप मान लो आपके पास बिल्कुल छोटा सा रूप लेते हैं 2 और 7। अब किसमें भाग जाएगा? 2 का 7 में भागे जाएगा। यानी जैसे मान लो कि 7 में मैंने 2 का भाग लिया, कितनी बार गया वो? 3 बार गया। यहाँ 6 और यहाँ पे क्या आया? 1 आया। ये तो क्या हुआ हमारे पास? इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाज्य। ये हुआ हमारा शेषफल और ये क्या हुआ हमारे पास है? भाग। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास दो कोई धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं। इसे मान लो 7 और दूसरा कौन है? 2 है, क्योंकि 7 बड़ा है 2 से। तो हम 7 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में क्या आएगा यहाँ पे? 3 और प्लस का क्या आएगा? 1। ये क्या है? मान लो कि युग्म विभाजन प्रमेय का है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब भाषा के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं? कि मान लो आपको दिए हुए कोई 2 धनात्मक पूर्णांक A व B है, तो अन्य 2 धनात्मक पूर्णांक P व Q इस प्रकार प्राप्त होंगे। अब ध्यान दें, P और Q ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। मतलब हम क्या हुआ, अगर मान लो A और B आपको दिया हुआ है, कह दिया कि A बड़ा है B से, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं? BQ प्लस R। ये Q और R क्या होता है? इसे वहां देखो, आप आसानी समझ सकते हैं। ये तो हमारा क्या होता है? Q और ये क्या होता है? हमारा R। अब देखो जो मेन चीज इसमें हर सवाल में काम आती है, वही काम में देखो। यहाँ देखो ध्यान से, ये तो हो गया A और ये क्या हो गया? B। देखो ये हो गया A और ये हो गया B, और गुणा में गुणा है Q और साथ में गुणा गया आपके पास है R आ गया। ये होती है हमारे क्या? युग्म विभाजन है प्रमेय का। अब ये कैसे रूप होता है? कि मान लो कि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए, तुमको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे कीमती चीज है कि R, इसमें R का रूप कैसा हो सकता है? इसका R का रूप क्या होगा? हमेशा या तो 0 के बराबर, R का मान 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता। कि आप सोच लो कि हम किससे भाग दे रहे हैं? यहां से, यहां पर 2 का दे रहे हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर शेषफल या तो 2 बच जाए या फिर 2 से बड़ा हो जाए? ऐसा कोई पॉसिबल होने वाला है ही नहीं। जैसे मान लो कि यहां 2 आता, कब आता? यहां पे क्या होता? 8 होता। हम 6 बार ना फिर क्या लिखते हैं? यहाँ पे 4 बार बड़ा पड़ते अपने आप 0 आता है। इसका मतलब कभी भी शेषफल यहाँ पे क्या हुआ? 2 या फिर 2 से बड़ा नहीं आ सकता। हमेशा क्या हुआ? 2 से छोटा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भाजक कौन है? इसे मान लो क्या हुआ? B क्या है? यहाँ पे 2 है। इसका मतलब शेषफल हमेशा क्या रहेगा? 2 से कम रहने वाला है। ये होती है हमारे युग्म विभाजन है प्रमेय का। अब ये दूसरी होती है, एक विधि है जिसमें इसका यूज किया जाता है। ये विधि क्या काम आती है? क्या ये प्रमेय क्या काम आती है? युग्म विभाजन एल्गोरिथम। देखो युग्म विभाजन प्रमेय का तो वो थी A बराबर BQ प्लस R थी। अब ये क्या चीज होती है? कहीं तो समझते ही नहीं है कि मान लो दोनों सेम समझ लेते हैं, दोनों एक चीज है। नहीं, ये एक विधि है। ये क्या है? विधि है। अब ये विधि क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांकों का एसएफ निकालने की विधि है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का एसएफ निकालने की विधि है।
इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोई दो संख्या दी है और हमसे पूछ ले कि इसका एचसीएफ क्या होगा, वो आप निकाल सकते हो। कैसे, किस तरीका क्या होता है निकालने का? निकालने का तरीका ये होता है कि मान लो आपको कोई दो धनात्मक पूर्णांक दे दिए, कोई धनात्मक पूर्णांक, कितने, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी है, तो फिर क्या हमें किससे किससे यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। सही ना? मान लो कि इस विधि की बात हो रही है, इसके अंदर यूज क्या करते हैं, इस वाली प्रमेय का यूज करते हैं। ये क्या हुआ, एसिड निकालने की विधि है, ये एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। कोई दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मान लो ए और बी दो संख्या होती है, तो क्या होगा, बी का भाग इसमें देंगे तो ऐसा रूप प्राप्त होगा। मैंने अभी बताया था 7 में 2 का भाग लेके। फिर देखो इसके बाद अगर मान लो अगर लिखते हैं ऐसे, अगर मान लो कि यहां आर बराबर 0 हो तो क्या प्राप्त हो जाए, कि शेषफल 0 प्राप्त होता हो तो ए व बी का एचसीएफ क्या हुआ, बी होगा। और मान लो कि ए और बी का, मान लो सीधी सी बात है, अगर आर का मान 0 हो जाए तब क्या हुआ, हमारा एचसीएफ कौन होगा, बी होगा। और मान लो कि आर का मान 0 नहीं है, ये तो पहली स्थिति थी। और मान लो कि सपोज करो दूसरी स्थिति की आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी हो सकता है। तब क्या करेंगे हम, बी और आर को लेंगे, तो क्या होगा, तब बी और आर के लिए यह स्थिति वापिस से दोहरानी है। क्या करनी है आपको, ये स्थिति आपको वापस दोहरानी है। मतलब अब की बार बी और आर को लो, फिर वापस आगे चलो। अब की बार से मतलब क्या नाम, पहले तो हमने ए और बी लिए थे, अब क्या लेंगे बी और आर, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे अब की बार। ठीक है, ये हमारी होती है युग्ल विभाजन एल्गोरिथम। आपको ये मान लो कि प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक क्या हो, हमारे पास r बराबर 0 ना आ जाए। जब r बराबर 0 आ जाएगा तब हमारे पास है जिसमें हमने लास्ट में इसका भाग दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको हम एक सवाल के द्वारा करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया दो संख्या ऐसे, हमें कहेंगे इसका ऐसे ज्ञात करके दिखाओ। लिखा होगा साफ साफ कि युग्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न संख्या होगा ऐसे ज्ञात कीजिए। आप ध्यान रखना, इस विधि के द्वारा सिर्फ दो संख्याओं का ही ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब वही काम इन दोनों में से क्या, एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे। अब बड़ी कौन सी है, 237, कौन सी है बड़ी, तो ये वाली तो क्या हुआ, इसका मतलब ए तो ये हो गया। ठीक है, तो फिर देखो हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे युग्लिड विभाजन प्रमेय का से, युग्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब वही तरीका ध्यान रखना कि क्या होता था, ए बराबर क्या होता था, बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब 81 का, यानी कि 237 में किसका भाग देना आपको, 81 का। आप भाग देख लो, कोई टेंशन नहीं है। समाप्त यूं लिख दिया आपने, यहाँ पे 81 का भाग होगा। कितनी बार जाएगा, दिख रहा साहब आपको यहाँ पे 2 बार जाने वाला साफ दिख रहा है, 2 बार गया तो कितना आया आपके पास 162 आया। यहाँ कितना बचा 5 और यहां से कितना बचेगा आपके पास है 7। सही है। अब आपके पास कितना आया 75। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि ये तुम्हारा ए हुआ, बी कौन है 81, तो यहाँ क्या आएगा बी कितना हमारे पास 81। अब ये क्यों क्या होता है, हमारे पास है जो भागफल आता है वो वाला, तो इसको लिख दिया मैंने 2 प्लस का 75। ठीक है, चलिए मतलब ये बात देख लो, इसको हल करेंगे ना जब अपने आप ये बराबर आने वाले हैं। अब देखो इसको ध्यान से कि क्या यहाँ पे r बराबर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ है नहीं आया। अब हम किसको लेंगे, मैंने बोला था b और r को, किसको लेना है b और r को। अब b और r कौन है, ये तो पहला स्टेप था हमारा। दूसरी बार क्या है, देखो आप b कौन है हमारे पास है, ये रहा, और बड़ा है किससे 75 से।
अब वही काम कि 81 में किसका भाग देना आपको 75 का, कितनी बार जाएगा वो साफ दिख रहा है, एक बार, और शेष और कितना बचेगा आपके पास है 6 बच जाएगा, कितना बचेगा 6। क्या यहां भी r बराबर 0 आया? नहीं आया, इसका मतलब हमें आगे स्टेप चुनना पड़ेगा। अब इस स्थिति में b और r कौन है? इस स्थिति में b और r कौन है? ये रहा b और ये रहा r। देखो फिर लेते हैं इसको, थर्ड में क्या हो जाएगा हमारे पास है कि 75 बड़ा है किससे? 6 से। आप 75 में किसका भाग दोगे? 6 का। आप 75 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा वो साफ दिख रहा है कि 12 बार जाएगा, तो 12 छक्के बेहतर होते हैं, तो शेष पर कितना बचेगा आपके पास है 3 बच जाएगा। क्या यहां भी r बराबर 0 आया? नहीं आया, इसका मतलब अभी हमारा एचसीएफ नहीं आया। फिर फोर्थ पार्ट में आप देखो कौन कौन से लेंगे, ये रहा b और ये रहा r, तो क्या हुआ 6 बड़ा है 3 से, मतलब 6 में किसका भाग दोगे आप? 3 का, कितनी बार जाएगा वो? 2 बार, शेष पर कितना बचा? 0। यहां r बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसलिए क्या हुआ हमारे पास है 237 और 81 का एचसीएफ बी होगा। अब कौन बी था? बी, यहां कौन मानेगा अगली बार? मतलब देखो यहां से ये ए था और ये क्या है बी, तो इसमें मतलब किसका भाग दिया लास्ट वाले में, वो कौन सा है 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? इस प्रकार की भाषा ना लिखते, आप सीधे से लिख सकते थे इसको, यहां 237 भाग किसका देना आपको? 81 का दिया हमने। अभी क्या किया था? 2 बार किया था, यहां कितना आया था? 162 आया, यहां 5, यहां पे 7। फिर देखो किससे भाग दिया था हमने? 81 से दिया था, इसमें भाग दे दो, कितनी बार गया? वापिस से 1 बार गया, कितनी बार गया? 1 बार, शेष पर कितना आया? 6 आया हमारे पास। अब किसका भाग दिया था? 75 का दिया था, कितनी बार जाएगा वो? देख लो आप, यहाँ पे 6, 5, 12 और यहाँ पे कितना बचा आपके पास है? 3 बच गया। अब देखो ये काम साबित है, ये 6 और यहाँ बचा 1 और 5, यहाँ 12 और यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 आ गया। अब देखो किसका भाग लिया था? 6 का, कितनी बार आएगा वो? 2। अब देखो यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास है? 0 बच रहा है, बस हम किसका भाग दे रहे हैं यहाँ पे? ये तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास है? 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों स्थितियां मान्य है। ये तो थी हमारी कौन सी? युग्म विभाजन एल्गोरिथम। ये विधि होती है जिसके द्वारा आप दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसे करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? युग्म विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये तो पहली प्रमेय थी। आप दूसरी प्रमेय आप अक्सर यूज करते नहीं हो इसको हमेशा, लेकिन आपको नाम का पता नहीं होगा। उसका नाम होता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। पहले मैं इसकी भाषा लिखता हूं। क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके एक द्वितीय अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो ध्यान से, इसको समझना चाहिए, कैसे समझेंगे? जैसे आपको कोई संख्या देते हैं, सपोज करो आपको दे दिया 42, प्रत्येक भाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या है हमारे। फिर क्या बोला? भाज्य हो चुकी है, उसके ए द्वितीय, इसके बाद बात करेंगे ए भाज्य। ए भाज्य क्या होता है? इसमें क्या सिर्फ टुकड़े नहीं होते, वो किसी के पाड़े में आता, सिर्फ खुद के पाड़े को छोड़ के। फिर गुणनखंड जानते हो, गुणा के रूप। अब देखो इसको हम क्या ले सकते हैं? मान लो इसके गुणा करना चाहते हैं, गुणनखंड करना चाहते हैं, वो तरीका था छोटी क्लास में करते थे, ऐसे वाला वो वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2, 21 पे यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। वही इसके टुकड़े के तो हम क्या 2 गुणा 3 गुणा 7 हो गए। अब देखो ये 42 हो गई और एक टुकड़े से हो गए। अब ये तो भाज्य संख्या थी, अब हमने क्या एक द्वितीय का मतलब उस जैसा और कोई नहीं होगा, वही रूप फिक्स, वही काम बात हो रही है। देखो
कि 42 के जब हम इसके गुणनखंड के रूप में देखो ए भाज्य गुणनखंड करते हैं जब, तो देखो ये ए द्वितीय हैं, तीनों क्या है, एक तो ए भाज्य होंगे, तीनों एक तो क्या होंगे, ए भाज्य, 2 भी ए भाज्य, 3 भी ए भाज्य, 7 भी क्या है, ए भाज्य। ठीक है, अब देखो यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके एक द्वितीय एक भाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 42 के ये 3 फिक्स हैं, ये 3 फिक्स गुणनखंड है, जो साथ में तीनों क्या है, ए भाज्य होंगे, ये तीनों इसके सिवा कोई होने वाले नहीं है, कोई चेंज नहीं होने वाला, हमेशा ये इसके ए भाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तीनों होने वाले हैं। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उससे तो क्या होगा, सिर्फ यानी कि एचसीएफ निकाल सकते थे, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। उसमें सिर्फ 2 संख्याओं का निकाल सकते थे, यहाँ पे 2 संख्याओं के साथ साथ 3 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको संख्या लेते हैं, मान लो आपको दे दिया कोई 150 और 45, हमें कह देगा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप, इस पे लगाओगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय लगाने का, मतलब क्या करोगे, इसके टुकड़े करने हैं आपको। 150 के टुकड़े क्या होंगे, पहले 2 बार जाएगा, फिर कितना आएगा, 75 आएगा, फिर कितना जाएगा उसका 3 का, फिर कितना आएगा 5 आएगा, मतलब 25 आएगा, फिर 5 आएगा। आप करके देख सकते हो, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, एक ऐसे यहाँ 75, फिर 3 का भी यहाँ कितनी बार देखो 2 और 5, फिर 5 का, फिर 5 का, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा ऐसे। फिर इस वाले करते हैं 45 के, 45 में किसका जाएगा, पहले 3 का, फिर 3 का, फिर क्या आएगा 5। फिर आप क्या करो, इसको घातों के रूप में लिख लो आप, मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। नीचे वाले की बात करते हैं तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। पहला काम तो क्या करना है आपको, अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए क्या करो, एक भाज्य गुणनखंड कर लो। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है कि देखो आपकी दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, कितनी संख्या ऐसी हैं जो दोनों में है, या कितने अंक हैं जो दोनों में है, कौन कौन है, 3 और 5। आप बोलिए 3 और 5। जब एचसीएफ की बात हो रही होती है तब क्या करते हैं कि आपको इनकी देखना होता है कि दोनों में हो, लेकिन साथ में क्या हो, उसकी छोटी घात लेनी है आपको। जैसे यहाँ 3 की छोटी घात कौन सी है, 1 है, तो क्या आएगी यहाँ पे घात 1 आएगी। फिर देखो 5 की छोटी घात कौन सी है, 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुना 5, मतलब इसका एचसीएफ कितना आया, 15। आप चाहते तो यूवी विभाजन एल्गोरिथम से भी निकालते इसका एचसीएफ, तो वो भी कितना आने वाला है, 15 ही आने वाला है। विधि चेंज हुई है, उत्तर वही आने वाला है। फिर बात एलसीएम, ये अलग है। देखो आप इसमें क्या करना है आपको कि कितने प्रकार के अंक है वो सारे लिखने होते हैं, कितने प्रकार की संख्या जो अंक है वो सारे लिखने होते हैं। जैसे आपके पास कौन कौन से अंक है, 2 है, 3 है और 5 है। वहां तो सिर्फ वही लिख देते जो दोनों में है, जहां वो लिखने जो सभी प्रकार के अंक, यहाँ 2, 3 और 5, ये 3 प्रकार के अंक थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद आपको ये करना है कि आपको देखना है कि बड़ी घात कौन है, वहां छोटी घात देख रहे थे और यहां क्या देखना आपको, बड़ी घात। अभी आपको समझाता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। फिर देखो 2 की बड़ी घात तो 1 ही है, 3 की बड़ी घात है 2 है, 5 की बड़ी घात है 2 है, सही है। 2 गुना 9 गुना 25, 25 का गुणा ऐसे करो, कितना आया 50, 50 का गुणा किससे होगा, 9 से होगा, 9 पंच कितना होता है 45, कितना आया 450 आया। ये हुआ हमारा एचसीएफ और एलसीएम। हम 3 संख्या वाला करके देख लेंगे। आप देखो पहले से, देखो आप ध्यान से कि अभी एचसीएफ क्या और एलसीएम होता क्या है, हाई कॉमन फैक्टर है ना। अब देखो यानी कि बड़ा सा बड़ा ऐसा मान लो कि मान जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, क्या हुआ कि मान लो कह सकते हैं कि वो मान लो कि कह सकते हैं कि ऐसे संख्या जो जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो, बड़ी से बड़ी संख्या,
इसे मान लो यहाँ उत्तर कितनी आ रही है 15। अब ये 15 का इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा और इस 15 का इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो दोनों में ये होता है, इससे बड़ा कोई अंक नहीं होगा जो जो अंक वो अंक जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित करता हो। सिर्फ ये 15 ही इससे बड़ा है। इससे छोटे हो सकते हैं, 3 भी है 5 भी है, लेकिन इससे बड़ा कोई अंक नहीं होगा जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सके। इसलिए कहा बड़ा सा बड़ा, हाई कॉमन फैक्टर, बड़ा सा बड़ा वो अंक जो संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। अब देखो लो कॉमन मतलब छोटी छोटी, यानी छोटी से छोटी वो संख्या जो इन दोनों द्वारा, जहां तो ये वाला इसको विभाजित कर रहा था, अब ये दोनों इसको विभाजित कर सके वो संख्या, ये होता है एलसीएम। मतलब देखो इस 50 का इसमें भी भाग जा रहा है और इस 45 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ये होता है हमारा एलसीएम। अब देखो आप 3 संख्या वाला लिख देते हैं, है ना। जी आपके पास कैसे कहा इसका आपको एस और एलसीएम दोनों निकालने हैं। करने का तरीका क्या होगा, पहले हमें इसे करना पड़ेगा वही अंकगणित के आधार रूप में लगा के इसके भाज्य में गुण करेंगे। आप ऐसे करना, छोटी क्लास में करते हैं इसी तरीके से। देखो पहले किसी में जाएगा 2 का, तो 7 और 2 आ जाएंगे, फिर 2 का जाएगा, फिर कितना आएगा 36, फिर 2 का जाएगा 18, फिर 2 का जाएगा 3, 9 सब है ना, फिर 3 3 2 का। अब चेक कर लेना कितना आपके पास 16 निमा कितना होता है 144। ये हो गए इसके टुकड़े। अब इसको लिखते हैं घात के रूप में। 2 की पावर कितना है 4 और 3 की पावर कितना आया 2। फिर बात करते हैं 180। 180 को कैसे लिख सकते हैं आप, देखो ध्यान से की टुकड़े करते हैं। 2 फिर 90 आया, फिर 2 किया 45 आया, फिर 3 फिर क्या आया 3 फिर क्या आएगा 5, मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। फिर बात करते हैं किसकी 152, फिर 2 पर जाएगा, सीधी सी बात है, तो कितना आ जाएगा 96। फिर वापस करेंगे 2 का 96 का कितना हुआ 48 हुआ, 48 का आधा कितना हुआ 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। देखो ये कितना हुआ आपके पास, कितना हुआ आपके पास, देखो 4 4 16 चौके 64, 64 कितना होता है अपने अलग से 92 बन रहा है। हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एससीएम की। एससीएम में क्या हुआ कि आपको देखना है कि तीनों में जो अंक है वो लिखना होता है। तीनों में देखो 2 भी है 3 भी है, तो लिख दिया 2 और 3। तो आप इसमें क्या लिखोगे छोटी घात 2 और 3 की। 2 और 2 की छोटी घात कौन सी है आप देख लो, ये 2 है, और 3 की छोटी घात 1 है, तो कितना आया 4 गुना में 3 कितना हुआ 12। ये 12 ऐसी संख्या है जो तीनों में पूरा पूरा भाग देने से जाती होगी। अब बात करते हैं एलसीएम। कितने प्रकार के अंक 2 है 3 है और 5, 2 3 और 5। 2 की बड़ी घात 6, 3 की बड़ी घात 2, 5 की बड़ी घात हमारे कितनी हमारी 5 की बड़ी घात तो 1 ही। ये तो कितना है आपके पास, अभी हमने लिख किया था, कितना आया था वो 64 आया, कितना आया था 64 आया था। ये कितना आया 9 और ये कितना है आपके पास है 5। अब ये गुणा करने का भी स्टाइल होता है कि इसका गुणा करो 0 बनेगी यहां से, तो ये इसका देखो कभी भी आपको 5 का गुणा करना हो तो बहुत ही आसान होता है किसी भी संख्या का। आप क्या करो कि 5 का तो गुणा करो, करने से अच्छा है कि आप इसका आधा करो। जिस इसका आधा क्या होगा 32 होगा, और साथ में क्या लगा दो एक 0, ये अपने आप गुणा हो गया। फिर यहाँ पे 9 0, यहाँ से कितना आया 8 1 27 और 1 28। ये हो गया आपके पास है इसका एलसीएम 3 संख्याओं का। ये देख लो आप इस पहले वाली में देखो आपने किया था उस प्रमेय से, तो क्या हुआ सिर्फ 2 संख्याओं का ही निकाल सकते थे। इससे तो क्या हुआ 3 संख्याओं का एससीएम के साथ साथ क्या हुआ हमें एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं हम शांत और अशांत की बात कर लेते हैं। एक बीच में है, बताइए आपको प्रमेय संख्या के बारे में, शांत और अशांत। प्रमेय संख्या
शांत और असंत प्रमेय संख्या है। अब हम देखो सिर्फ जैसे आपको संख्या दी है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसको उसमें भाग देंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार आने वाला है, मतलब उसका पूरा पूरा भाग जाएगा, और नहीं जाएगा तो पॉइंटों में उतर चलती रहेगी, या कुछ पॉइंटों के बाद उसकी उतरे है जाएगी। कैसे मालूम चलेगी? वो सिर्फ हमें मालूम चलता है उसके हर से। किससे मालूम चलता है? हर से। अगर दी गई प्रमेय संख्या के हर का दशमलव प्रसार 2 की पावर m और 5 की पावर n का है तो फिर क्या वो संख्या क्या होगी? शांत। तो प्रमेय संख्या शांत होगी। सिर्फ हर का देखना है आपको। किसको देखना है? हर को। अब ये m और n क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हो सकता है कोई भी, ठीक है, 0 1 2 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो आपको संख्या दी सी आपको दी है, मान लो 7/8 लिखा है, 7/8 और हमसे पूछ ले कि ये इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होने वाला है, तो मैं बोल दिया, मैंने बोल देता हूं कि ये शांत है। क्या है? शांत। कैसे मालूम चला? मैं हर के रूप को देखूंगा, हर के टुकड़े करते हैं, हर के टुकड़े किए तो क्या हुआ? 2 की पावर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आप सोचोगे कि यहाँ तो रूप होना चाहिए 2 की पावर n, 5 की पावर n, चलो मान लो कि 2 की पावर m मतलब यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ? 5 है ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके हर के जो की टुकड़े करें उसके अंदर सिर्फ 2 या 5 आ सकता है। जब सिर्फ 2 आ जाए तो भी चलेगा, सिर्फ यानी कि 5 आए तो भी काम चलेगा, लेकिन 2 को छोड़ के और कोई अंक नहीं आना चाहिए उसके मगे भाज्य गुणनखंड में। ऐसे मालूम कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। आप देख रहे हो तो आसानी से बात है। तो अब ये जो सवाल करते हैं, हमें सवाल ऐसा आता है कि आप कह देगा कि पहले तो ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। वो तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले मतलब हर के भाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि 2 और 5 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है, और अकेला 2 आ रहा है तो भी काम चलेगा, अकेला 5 आए तो भी काम में चल जाएगा, और नहीं आ रहा सिर्फ मतलब 2 और 5 ही आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब जैसे मैंने आपको सवाल दे दिया 3/1250, ठीक है। अब हमसे पूछे कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। पहले ये बताना है कि ये शांत है या नहीं, और शांत है तो करना आपको, नहीं तो नहीं करना। सवाल ये इस प्रकार आने वाला है। वो हम पहले देखेंगे इसका हर का रूप कैसा होगा, उसके बाद बात करते हैं। देखो 3 नीचे टुकड़े करेंगे, हमारे पास करेगा पहले 2 बार जाएगा, फिर 5 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाने वाला है। वो 5 गुना 5 गुना 5 आने वाला है। तो 5 की पावर 4 कितनी होती है? 625। 625 का गुना कितना होता है? 1250 होता है। मुझे मालूम था, आप कर लेना आराम से। ये रूप आया है इसके हर का रूप। अब देखो ये देखो इसका रूप जो है वो इसके हर का रूप क्या है? 2 की पावर m और 5 की पावर n का है, क्योंकि इसके हर में सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार तो क्या है? शांत है। अब शांत है तो फिर लिखा होगा कि इसका दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से ज्ञात कीजिए। अब लंबी प्रक्रिया मतलब ये वाला आप ऐसे करते थे ना क्लासों में, होगा ये आपको ऐसे नहीं करना है, या इसका बिना सारा लिया आप करके दिखाना है। अब इसको ऐसे करते हैं, देखो आप, इसकी घात तो 1 है, इसकी घात कितनी है? 4 है। करने का तरीका ये होता है कि आप नीचे 2 और 5 उन दोनों की घात सेम कर दो, जिसको कम पड़ रही है उसको दे दो। जैसे यहाँ 5 की घात कितनी है? 4 है, और यहाँ 2 की घात कितनी है? 1 है। कम किसको पड़ रही है? 2 को। अब यहाँ 4 है, यहाँ 1 घात है, किसको कितनी घात की जरूरत है? 3 घात की। किसको जरूरत है? 2 को। 2 की 3 घात मैंने इसको दे दी, तब जो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नीचे भी सेम क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर भी वही काम करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ क्या आ जाएगा? 3 गुना 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है। तो ये नीचे क्या हुआ? 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब दोनों की घात क्या होगी? सेम। फिर इसके आगे स्टेप में क्या करते हैं?
ऊपर तो हो गया 8 या 24 हो गया। अब नीचे की बात करते हैं। देखो आप ध्यान रखना, आपको याद हो तो पढ़ा होगा आपने घात नियम और घातांक वाले नियम में कि अगर आधार समान सॉरी देखो जब घात समान, जब क्या हो घात समान हो तो आधारों का क्या होता है गुना होता है। आधारों का क्या होता है गुना होता है। अब यहां तो क्या आ जाएगा 4 और यहां क्या आ जाएगा आपके पास है 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुत आसान है ये तो कि नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा नीचे। सही है। फिर बता रहा हूं कि जब हमारे पास घात समान है तो आधारों का क्या होता है गुना होता है। अदरवाइज आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ पे देख लो 4 है और सीधे सोच लेना कि 10 की पावर 4 ही बढ़ने वाली है क्योंकि बड़ी घात कौन है 4 है। 10 की पावर क्या बनी यहाँ पे 4 बनी। आप ध्यान रखना। अब देखिए 4 है तो यहां लिख दिया मैंने 24। किसका भाग देना आपको 10,000 का। भाग देना आसान होता है जीरो वाले अंक वाला हो तो। आसान है कि कितने जीरो है 4। आप 4 अंक छोड़ दो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 पॉइंट दशमलव लगा दिया। उसके बाद ये हमारा हो गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से इसका दशमलव प्रसार। ये भी आपका सवाल आता है। आप थोड़ा सा और बचा है इसके बारे में, दूसरे सवाल में ज्यादा नहीं है, 2 एक सवाल बचे वो अगली क्लास में करते हैं।